जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त एक बार फिर से आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने साइंस का सेशन। जैसा कि दोस्त हमने आपको पिछले सेशन में लगातार 2-3 सेशन हुए हैं साइंस के, जहां पर हम मोशन यानी गति पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने आपको अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़ा दिए हैं दोस्त, समझा दिए हैं, प्रश्न भी करवाए हैं, उन सभी का अब टाइम है, समय है नोट्स बनाने का। तो चलिए जल्दी करते हैं और नोट्स को तैयार करते हैं और बनाते हैं। तो एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए चलते हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का नाम डालेंगे दोस्त गति, 8वां चैप्टर है। चलिए आइए, हम पढ़ रहे थे दोस्त अध्याय 8, जिस चैप्टर का नाम है गति। चलिए सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे दोस्त गति। गति पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार, गति और इसके बारे में लिखेंगे आप। पहला पॉइंट है गति, इसके बारे में लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थान में या अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उससे हम गति कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु अगर समय के अनुसार, यानी कि समय बदल रहा है, तो उसकी वस्तु का जो स्थान है, पोजीशन है, अगर वही बदल रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु किस में है दोस्त, गति में। यानी कि कोई भी वस्तु समय के अनुसार, समय के रिस्पेक्ट में जब अपने स्थान का बदलाव करती है, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो कह सकते हैं वो वस्तु किस में है, गति में है दोस्त। ये आपका गति का आपका परिभाषा हो गया दोस्त। उसके पश्चात लिखिएगा, दूसरा पॉइंट डालिएगा, गति के लिखेंगे दोस्त दूसरा पॉइंट में, गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सीधी रेखा की गति, वृत्तीय पथ की गति, घूर्णन गति, कंपन गति इत्यादि। ये सभी क्या है दोस्त, ये सभी चीज़ें हमने आपको समझा दिया था पिछले सेशन में। अभी क्या कर रहे हैं, आपको नोट्स लिखवा रहे हैं। अभी आपने लिखा गति का परिभाषा, और गति बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सीधी रेखा में कोई भी वस्तु गति कर रहा है, सीधी रेखा की गति हो जाएगा। कोई वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वो वृत्तीय पथ यानी वृत्तीय पथ वाली गति हो जाएगा। अगर कोई घूर्णन कर रहा है तो वो घूर्णन वाली गति हो जाएगा। अगर वही कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है कंपन कर रहा है तो वो कंपन वाली स्थिति वाली गति हो जाएगा। अभी आपने क्या लिखा, अभी गति का परिभाषा और प्रकार लिखे। चलिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे दोस्त, किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए किसी मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए किसी मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। यानी कि ये तीसरा पॉइंट है दोस्त, यानी कि कोई वस्तु गति में है या स्थिर है, इसका निर्धारण एक मूल बिंदु से हम करते हैं। अभी आपने गति का परिभाषा लिखा, गति के अंतर्गत जो भी अलग अलग प्रकार के आते हैं वो हमने लिखवाया, और गति आप
किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए आपको एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था दोस्त। उसी प्रकार गति को भी देखने के लिए किसी न किसी एक बिंदु की तुलना में आप देखेंगे। जैसा कि हमने आपको उस समय गाड़ी के अंदर दो व्यक्ति थे और एक व्यक्ति बाहर था, उसके अपेक्षा हमने बताया था आपको किस प्रकार वो गति में है या नहीं है, ये चीज़ हमने बताया था। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए आइए दोस्त, अब लिखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्त। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में आपने गति का प्रकार लिखा था, फिर गति। तीसरा पॉइंट में आपने लिखा था कि गति को कैसे समझें, यानी कि कोई भी चीज़ गति में है उसको कैसे हम समझेंगे। किसी एक मूल बिंदु को निर्धारित करने के पश्चात उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो गति में है या स्थिर है। अब चौथा पॉइंट आप लिख रहे हैं दोस्त। चौथा पॉइंट में लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्त। भौतिक विज्ञान में, चौथा पॉइंट लिख रहे हैं दोस्त। भौतिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं। भौतिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं। राशियां ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, राशियां, विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं। हम आपको अब ये लिखवाने जा रहे हैं दोस्त, ध्यान समझिएगा कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारी राशियां होती हैं। राशियां कहने का मतलब कि बल हो गया, एक्सेलरेशन, तो त्वरण हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब जितने भी, या पास यानी या दाब हो गया, ये सब जितने भी आते हैं एक भौतिक राशि है। क्या दोस्त? एक भौतिक राशि है। हम इस पॉइंट में, जो चौथा पॉइंट है, इसमें हम क्या लिखवाने जा रहे हैं कि जो भी आप भौतिक विज्ञान में जो भी राशियाँ पढ़ते हैं उनका निर्धारण दो तरीके से होता है। वही चीज़ हम आपको लिखाने जा रहे हैं। यानी अभी आपने लिखा भौतिक विज्ञान में कई प्रकार की राशियां होती हैं जिन्हें हम दो तरीके से दर्शाते हैं। ये चौथा पॉइंट है दोस्त। क्या है? भौतिक विज्ञान में बहुत सारी राशियां होती हैं जिन्हें हम दो तरीके से दर्शाते हैं। अब दर्शाते हैं के बाद डैश डाल लीजिएगा। दर्शाते हैं के बाद इस प्रकार दोस्त, दर्शाते हैं लिख लेंगे, दर्शाते हैं। अब इसके आगे ऐसे डैश डाल कर लिखिएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर लिख लीजिएगा सदिश राशि, और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा अदिश राशि। इस प्रकार लिख लेंगे दोस्त, सदिश राशि और अदिश राशि। इसमें सदिश राशि में लिखेंगे, पहला पॉइंट में सदिश राशि में इस प्रकार ऐसे कर लेंगे और लिखेंगे परिमाण प्लस दिशा। परिमाण प्लस दिशा मतलब कि जो भी आपकी भौतिक राशि है दोस्त, भौतिक विज्ञान में जो भी भौतिक राशियां उपलब्ध हैं उनमें अगर परिमाण और दिशा है तो उससे हम सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? सदिश राशि। उसी प्रकार अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ परिमाण है। क्या है दोस्त? जिसमें सिर्फ परिमाण है। ये चौथे पॉइंट के अंतर्गत ही अभी चल रहा है दोस्त। जिसमें परिमाण हो और दिशा हो और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं विस्थापन, जो आपने पढ़ा दोस्त, विस्थापन। वेग लिख सकते हैं, ये दो चीज़ आपने पढ़ा। इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहेंगे अदिश राशि की तो आपकी दूरी हो जाएगी और चाल। ये चार चीज़ें आपने पढ़ लिया दोस्त। जो पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में ही हम आपको उदाहरण लिखवा रहे हैं। आगे राशियाँ आएंगी, बल आएगा, पास्कल यानी दाब आएगा, और भी बहुत सारे स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब चीज़ें आपको भौतिक राशियाँ देखने को बहुत सारी मिलेंगी। तो उस वक्त वहाँ पर बताएंगे कि सदिश है या अदिश है। फिलहाल आपने 4 यूनिट पढ़ा है। क्या क्या? विस्थापन पढ़ा है, वेग पढ़ा है, दूरी पढ़ा है और चाल पढ़ा है। तो आपने अभी चौथा पॉइंट में क्या लिखा? भौतिक विज्ञान में बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जो दो आधारों पर, जिन्हें हम दो आधारों पर विभक्त करते हैं या डिफरेंट करते हैं। पहला है
आप ऐसे लिख लिए होंगे, सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि उसे कहेंगे जिस राशि के अंतर्गत परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश राशि जिसके अंदर सिर्फ और परिमाण हो और कुछ नहीं। जैसे में उदाहरण, ये आपका उदाहरण था दोस्त, विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वेग जिसे आप वेलोसिटी कहते हैं। और अदिश राशि में दूरी, जितने भी लेंथ आप चल लेंगे आप वो दूरी हो जाएगा, और चाल, दूरी बटा में समय जो होता है वो चाल, वो किस में आ जाएंगे, अदिश राशि में हो जाएंगे। ये आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दोस्त, अब पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट डालेंगे दोस्त, लिखेंगे पांचवा पॉइंट डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे सरल रेखीय गति। पांचवा पॉइंट है ये दोस्त, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, पांचवा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे सरल रेखीय गति। लिखेंगे जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो, या जब कोई वस्तु अपने गति के दौरान, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो, या जब कोई वस्तु अपने गति के समय दिशा परिवर्तन नहीं कर रही हो, या जब कोई वस्तु अपने गति के समय दिशा का परिवर्तन नहीं कर रही हो, उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। समझिएगा। और ये आपने सरल रेखीय गति किसे कहते हैं आपने लिख लिया, एक बार देख लीजिए। एक बस है, अब ये चल रही है और सीधी रेखा है, चलते जा रही है, या फिर जैसे भी जहाँ भी चल रही है, परंतु यह दिशा का परिवर्तन नहीं कर रही है। ध्यान, सरल रेखा में दिशा का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्त, या फिर वो वस्तु एक सीधी रेखा में चले, यही दो कंडीशन हो सकता है। ये आपने अभी क्या लिखा लिख लिए दोस्त, सरल रेखीय गति, ये पांचवा पॉइंट है। अब आइए चलिए चलते हैं दोस्त छठे पॉइंट की तरफ। छठे पॉइंट डालिएगा दोस्त, छठवां पॉइंट। चलिए छठा पॉइंट डालिएगा दोस्त, इसमें लिखेंगे दूरी एवं विस्थापन में मुख्य अंतर। देखेंगे दोस्त, दूरी एवं विस्थापन में मुख्य अंतर, ये सभी चीज़ें हम पढ़ा दिए, समझा दिए, बस आप लिख रहे हैं दोस्त। अब क्या करना है आपको, ये छठा पॉइंट हो गया। अब इस तरह दूरी लिख लेंगे और बीच में एक डिवाइडर दे देंगे और विस्थापन लिखेंगे, विस्थापन। चलिए दोस्त, पहला पॉइंट लिखिए दूरी में, पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी में लिखेंगे दोस्त पहला पॉइंट, यह वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई होती है। दूरी में लिख रहे हैं दोस्त, दूरी में पहला पॉइंट, यह वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई होती है, पहला पॉइंट दूरी में। विस्थापन में पहला पॉइंट लिखेंगे, विस्थापन में पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, यह प्रारंभिक और आरंभिक स्थिति के बीच, सभी समझा दिए हैं दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लिखवा रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ये सभी लगभग 3 लेक्चर जो पूरे हो चुके हैं, 2 लेक्चर, उनमें इस सभी चीज़ों को समझा दिए हैं, तब पश्चात आपको लिखवा रहे हैं। चलिए लिखिएगा, विस्थापन में लिखिएगा दोस्त, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है, अब फिर दूरी में आएंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह अदिश राशि है, जैसा कि हमने पीछे सदिश और अदिश के बारे में बताया, यह अदिश राशि है। विस्थापन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सदिश राशि है। अब दूरी में आइए, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, जाहिर सी बात है, अदिश राशि है तो दिशा का कोई महत्व होखेगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, विस्थापन में, इसमें दिशा का ध्यान रखना जरूरी है, इसमें दिशा का ज्ञान रखना जरूरी है। ये हमारा तीसरा पॉइंट दोनों में कंप्लीट हो गया।
अब आइए दूरी में चौथा पॉइंट डालिएगा दोस्त, चौथा पॉइंट डालिए दूरी में, अभी दूरी में आप चल रहे हैं, चौथा पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा दोस्त, लिखेंगे दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और विस्थापन, विस्थापन चौथा पॉइंट विस्थापन में लिख रहे हैं दोस्त, विस्थापन धनात्मक कोमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये चार पॉइंट दोनों में आप कर लिए। अब दूरी में पांचवा पॉइंट लिखिए, दूरी में पांचवा पॉइंट लिखेंगे, दूरी दूरी विस्थापन के बराबर, दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। हमेशा होगा दोस्त, हमेशा। ये चीज़ें हमने आपको चित्र बनाकर भी समझाया था। लिखिएगा दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे विस्थापन में, पांचवा पॉइंट लिखिएगा विस्थापन में, विस्थापन दूरी के बराबर, विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होता है, या उससे कम होता है। ये आपका डिस्टेंस और विस्थापन में मुख्य अंतर है, आपने लिख लिया। चलिए दोस्त, अब अपने ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हमने सेशन में ही करा दिया है, आप एक बार कोशिश अपने से भी कर लीजिएगा। चलिए अब लिखिए सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट लिखेंगे दोस्त, सातवां पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, लिखिएगा दोस्त, सातवां पॉइंट है, लिखेंगे, लिखेंगे सातवां पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे एक समान गति, एक समान गति का परिभाषा लिखेंगे, एक समान गति का परिभाषा लिखेंगे दोस्त। जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम समान गति कहते हैं, उसे हम समान गति कहते हैं, उसे हम समान गति कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया सातवां। उसी प्रकार आठवां पॉइंट डालिएगा, असमान, असमान गति, असमान गति, आठवां पॉइंट डालेंगे असमान गति, लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, उसे हम असमान गति कहते हैं, उसे हम असमान गति कहते हैं। ये आपका समान गति और असमान गति, असमान गति हो गया कंप्लीट। चलिए अब आइए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नौवां, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, चलिए लिखेंगे नौवां पॉइंट में चाल, चाल या ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गति की दर का मापन, गति की दर का मापन। नौवां पॉइंट लिखेंगे दोस्त, चाल या गति की दर का मापन, लिखेंगे, लिखेंगे दोस्त। जब हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जब हम किसी वस्तु द्वारा
तय की गई दूरी को समय से विभाजित करते हैं तो उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। ये आपका चाल किसे कहते हैं, ये हुआ। अब आइएगा दोस्त, इसमें डालिएगा, इसमें हेडिंग। चलिए अब यहाँ ध्यान देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब ये 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट में आएंगे और इस प्रकार डालेंगे चाल। और यहाँ पर चाल दो तरह के होते हैं, इस प्रकार मैप बनाएंगे दोस्त। चाल दो प्रकार के होते हैं, समान चाल और असमान। इसमें लिख लेंगे, समान चाल में लिख लेंगे क्या कि समान चाल और कुछ नहीं होता है, ये समान गति का ही कंसेप्ट है। समान गति का ही कंसेप्ट है। ये जो समान चाल लिखे हैं ये समान गति का ही कंसेप्ट है। मतलब कि वस्तु, कोई भी वस्तु एक फिक्स समय में एक फिक्स दूरी को तय कर रही है तो उसका समान चाल होगा। और वही असमान चाल में असमान गति, ये असमान गति। इस प्रकार लिख लेंगे 10वां पॉइंट में दोस्त। ये समान चाल कुछ और नहीं है, वही समान गति ही है। और ये असमान चाल कुछ और नहीं है, वही है असमान गति। यानी कि एक घंटे का टाइम अंतराल है, लेकिन एक घंटे में एक बार 40 किलोमीटर चल रही है, एक घंटे में एक बार 60 किलोमीटर चल रही है, एक बार सीधे 150 चल रही है। मतलब उनके समय अंतराल सेम है, लेकिन उनकी दूरियां असमान हैं। तो उसे हम किस में आ जाएगा, असमान गति या असमान चाल में। ये 10वां पॉइंट डाल लीजिएगा। अब आइए, एक कंसेप्ट है औसत चाल का, आइए उसे देखते हैं। औसत चाल या एवरेज स्पीड, औसत चाल या एवरेज स्पीड 11वां पॉइंट है दोस्त। एवरेज स्पीड या औसत चाल, एवरेज स्पीड या औसत चाल लिखेंगे दोस्त। इसके बारे में लिखेंगे, जब किसी वस्तु के द्वारा कुल दूरी तय करने के पश्चात उसे लगे हुए कुल समय से जब हम विभाजित करते हैं या भाग देते हैं तो हमें औसत चाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्त, औसत चाल। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कुल दूरी बटा में कुल समय, ये औसत चाल का आपका फॉर्मूला हो गया दोस्त। और फॉर्मूला भी हो गया, एक डिफिनीशन भी हो गया। औसत चाल कंप्लीट हो गया। ये आप किए होंगे दोस्त, हमने करवाया था, एक बार आप कोशिश कर लेंगे एक बार और। अब आइए लिखिए पॉइंट। चलिए, यही हमारा आज का लास्ट स्लाइड होने वाला है दोस्त। चलिए लिखिए 12वां पॉइंट लिखेंगे दोस्त। 12वां पॉइंट, वेग या वेलोसिटी, इसके बारे में लिखेंगे। वेग या वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे दोस्त। जब किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन को हम समय से विभाजित करते हैं। जब किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को हम समय से विभाजित करते हैं या भाग करते हैं तो
हमें वेलोसिटी प्राप्त होता है, तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होता है। यानी कि वेलोसिटी का अगर आप इसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है दोस्त, देखेंगे क्या होता है। विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में आपने परिभाषा लिखा, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। विस्थापन बटा में समय या डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम, ये वेग का परिभाषा हो गया और वेग का ये फॉर्मूला हो गया, विस्थापन बटा में समय। और आप, मैं इतना समझ रहा हूँ दोस्त कि आप विस्थापन और दूरी में अंतर करना समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट है दोस्त, लिखिएगा, डालिएगा। 13 पॉइंट लिखेंगे, डालेंगे। क्या वेग परिवर्तित हो सकते हैं? ये 13 पॉइंट है दोस्त। क्या वेग परिवर्तित हो सकते हैं? क्या वेग परिवर्तित हो सकते हैं? क्या वेग परिवर्तित हो सकते हैं? ये आपका हेडिंग हो गया। अब उसके बाद हेडिंग देने के बाद इस प्रकार लिखे होंगे, क्या वेग परिवर्तित हो सकता है, इस प्रकार आपने लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ से लिखना चालू करेंगे दोस्त, वेग, इस प्रकार बनाएंगे। वेग यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन मतलब कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। दो कंडीशन होंगे, क्या होंगे? इनके चाल में परिवर्तन हो रहा हो, ध्यान से देखेंगे दोस्त। पहला कंडीशन है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। वेग परिवर्तन तब करेगा, पहला कंडीशन में चाल परिवर्तन हो रहा हो और दिशा सेम हो, मतलब जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चल रहा है, टेंशन नहीं है, दिशा नहीं बदल रहा है, लेकिन चाल में परिवर्तन कर रहा है। यानी चाल में परिवर्तन होने का मतलब असमान चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान चाल हो जाएगा। तो वेग क्या हो जाएगा? असमान। वेग क्या हो जाएगा दोस्त? वेग क्या हो जाएगा? असमान। यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे कर असमान वेग, इस प्रकार बनाएंगे दोस्त। जिस प्रकार हमने बनाया है एक चार्ट के फॉर्म में रहेगा तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा और रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। 13वां पॉइंट है, क्या वेग परिवर्तित हो सकता है? तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, वेग का परिवर्तन करा रहे हैं। पहला केस क्या है? चाल में परिवर्तन हो लेकिन दिशा क्या रहे? सेम रहे, तो क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा। उसी प्रकार दोस्त, चाल समान हो, चाल क्या हो? समान हो, मतलब या सेम हो, चाल सेम हो परंतु दिशा परिवर्तन, यानी कि दिशा में परिवर्तन हो रहा है दोस्त। किसमें? दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असमान वेग। क्या हो जाएगा दोस्त? ये भी असमान वेग। क्या हो जाएगा? ये भी असमान वेग हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिएगा, उसके पश्चात इसमें आप एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं। क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं? कि एग्जाम्पल अगर इसमें डालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एक सीधी रेखा में चलता हुआ बस असमान गति से, एक सीधी रेखा में चलता हुआ बस असमान गति से, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब असमान गति यानी उसके चाल में परिवर्तन हो रहा है परंतु दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? असमान वेग। क्या कहलाएगा? असमान वेग। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, इसमें आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पार्क में भ्रमण करता हुआ, यानी कि जो पार्क में आप देखते होंगे वृत्ताकार पाथ होता है, उस पर जो लोग वॉकिंग करते हैं, तो यानी कि पार्क के पाथ पर वॉकिंग करते हुए लोग, या फिर भीड़ भाड़ में चलते हुए लोग। मतलब अब जैसे भीड़ भाड़ में चल रहे हैं तो एक ही दिशा में चलेंगे ही नहीं,
अपना चाल भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सीधे। तो यानी कि चाल समान रहे, चाल बदले दिशा बदले, दोनों कंडीशन हो सकता है। चाल बदलेगा दिशा भी बदल सकता है, तो भी क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन होगा। ये दो कंडीशन हमने आपको लिख दिया है। ये इसमें आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि एक सीधी रेखा में या सीधी सड़क पर बस असमान गति से ट्रेवल कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हैं कि पार्क पर इस प्रकार बना लीजिएगा, ये पार्क लिख लीजिएगा, और यह कोई व्यक्ति इस पर क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पर वॉकिंग कर रहा है। इस प्रकार बना लीजिएगा, चित्र समझ जाएंगे चित्र से कि हाँ ये पार्क है, उस पर व्यक्ति राउंड कर रहा है, अपना वॉकिंग कर रहा है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वेग परिवर्तन के अंतर्गत। चलिए दोस्त, एक और कंसेप्ट बचा है, 14 पॉइंट डालिएगा, उसे हम लिखा देते हैं। और चलिए आइए देखिए, 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे औसत वेग। क्या लिखेंगे दोस्त, औसत वेग, यानी एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है दोस्त, इसे थोड़ा वाक्य के रूप में लिख लेंगे। वाक्य के रूप में लिखेंगे दोस्त, जब किसी वस्तु का हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, जब किसी वस्तु का हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का माध्य निकालते हैं, तो उससे प्राप्त वेग को हम औसत वेग कहते हैं। उससे प्राप्त वेग को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु का हम प्रारंभिक और अंतिम वेग का माध्य निकालते हैं, तो जो प्राप्त वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। आपने परिभाषा लिख लिया दोस्त, और लिख लीजिएगा फॉर्मूला लिख लेंगे, v वेलोसिटी एवरेज या औसत वेग लिख लेंगे दोस्त। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। माध्य कहने का मतलब कि कोई भी दो नंबर रहेंगे, उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उनका क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। मतलब अगर ये 5 है और ये 4 है तो इसका माध्य निकालना चाहेंगे तो 5 4 बटा में 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है, जैसे 5 है 4 है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। यही चीज़ है दोस्त आपका औसत वेग। क्या है, यह आपका औसत वेग। और यहाँ पर हमने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं दोस्त। एक और ये लिख लीजिएगा, v एवरेज, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, और बटा में 2, इस प्रकार कर लीजिएगा। ये आप इस प्रकार ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर दोस्त हमारा लगभग 14 पॉइंट कंप्लीट हुआ, यानी हमने एक स्लाइड पढ़ाया। स्लाइड में हमने टोटल आपको जो भी पढ़ाया था पिछले सेशन में, सभी का आपके पास नोट्स तैयार हो चुका है। अब जब हम आपसे मिलेंगे दोस्त, ये आपने क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे जब भी हम सेशन आपको जब कल लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम अपने नए पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आने वाले हैं दोस्त। सेसलरेशन यानी त्वरण के बारे में समझेंगे, उसके आगे बहुत सारे ग्राफ आपको पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे ग्राफ क्या है, क्या कहते हैं, उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्यों ग्राफ पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।